मैंने तय कर लिया था कि मुझे ऋषभ के साथ क्या करना है। मैंने एक कमरे से बाहर नजर दौड़ाई। ऋषभ का फिलहाल कहीं पता नहीं था, ताहम वो किसी भी वक्त वहां नाजिल होने वाला था। मैंने जल्दी से पहलू के बल फर्श पर मुड़ी तुड़ी हालत में पड़े यशवंत का मुर्दा जिस्म टटोला और उसकी बगल की जेब से पिस्तौल निकालकर अपने कब्जे में कर लिया। मैंने उसे कॉक करके गोली चलाने के लिए तैयार किया और अपने लिबास की अंदरूनी जेब में रख लिया। उसके बाद मैंने अपने पिस्तौल से मैगजीन निकालकर जेब में रखा और खुद भी मुंह के बल यशवंत की लाश के पास ढेर हो गया। मैंने पिस्तौल अपने जिस्म के नीचे दबा रखा था ताकि पहली नजर में दिखाई न दे कि वो मैगजीन से खाली है। मेरे कान दरवाजे की तरफ लगे हुए थे। मुझे यकीन था कि ऋषभ अपने हलाकत खेज हथकंडे का निशाना बनने वाले शिकारों की हालत का जायजा लेने के लिए बस आने ही वाला होगा। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। हल्की सी खटपट हुई और कदमों की चाप मुझसे कुछ दूर आकर थम गई। मैं अंदाजा ही लगा सकता था कि वो मेरी और यशवंत की हालत का बगौर जायजा ले रहा था। पहले यशवंत ही उसकी तवज्जो का मरकज बना होगा। मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक उसकी अबतर हालत देखकर ये इदराक करने में ऋषभ को ज्यादा वक्त नहीं लगा कि वो कभी का इस जहान फानी से रुखसत हो चुका है। अब उसे मेरी मौत का यकीन करना था। उसकी अपने तरफ बढ़ने की आहट सुनते ही मैंने सांस रोक ली और जिस्म कदरे अकड़ा लिया। कदरे तवक्कुफ के बाद ऋषभ ने जोर लगाकर मुझे फर्श पर पलटा। मैं पिस्तौल पर से गिरफ्त पहले ही खत्म कर चुका था। मेरे बिछाए हुए दाम के ऐन मुताबिक उसने पिस्तौल उठाया। उसके साथ ही मैंने उसके दूर होते कदमों की आवाज सुनी। साथ ही मैंने ऋषभ की फातिहाना हंसी सुनी। वो साथ ही तेलुगु में गालिबन हमें भारी भरकम गालियों से नवाज रहा था। फिर कोई भारी सी चीज फर्श पर गिरी। खाने के बर्तन से उसके टकराने से खासी बुलंद आवाज पैदा हुई। मैंने बेसाख्ता आंखें खोलने से खुद को बमुश्किल बाज रखा। मेरे लिए सांस मजीद रोके रखना मुमकिन नहीं था। मैंने हत्तुल इम्कान गैर महसूस अंदाज में सांस खींची। ताहम मुझे मालूम था कि ऋषभ ने अगर अभी तक मुझ पर नजरें जमा रखी हैं तो उसे असल सूरत हाल भांपने में एक सानिया भी न लगता। ये अलग बात है कि मुकम्मल कामयाबी के सुरूर ने वक्ती तौर पर उसकी आंखों पर गफलत की पट्टी बांध दी हो। मुझे ये भी धड़का लगा हुआ था कि उसे किसी भी वक्त पिस्तौल के मैगजीन से खाली होने का पता लग जाएगा और उसके साथ ही सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। मेरी खुशकिस्मती के ऋषभ ज्यादा देर वहां नहीं रुका। मैंने उसके कदमों के दूर जाने और फिर घर का बैरूनी दरवाजा खुलने और फिर बंद होने की आवाज सुनी। मैंने उसी हालत में लेटे रहने का फैसला किया। मुझे पता था कि वो कुछ ही देर में वापस आने वाला है। इस ड्रामे का अगला सीन इसके बाद शुरू होगा। किस अंदाज में? इसका दारोमदार खुद उसी की सरगर्मियों पर है। ऋषभ ने मुझे ज्यादा इंतजार न करवाया। उसके घर में दाखिल होते ही मैंने चंद लंबी सांसें लेकर ऑक्सीजन जिस्म में पहुंचाई और उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा मैंने सांस रोक ली। उसने खामोशी के चंद लम्हों में शायद अपने दोनों शिकारों का एक बार फिर जायजा लिया और फिर खुशी से कुछ बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ा। मुझे उसका इरादा भांपने में जरा भी देर न लगी। वो यकीनन अपने मालिक सेठ विनायक या शेखर बल्कि उन दोनों को फोन करके सारी सूरत हाल और अपने कारनामे से आगाह करने के लिए बेताब होगा। मैं उसे बर वक्त न रोकता तो मेरा सारा खेल चौपट हो जाता। ये इदराक होते ही मैं बिजली की तेजी से उठ बैठा। ऋषभ आहट सुनकर रुका और फिर तेजी से मुड़ा। मैं इस दौरान में उठकर खड़ा हो चुका था। मुझे अपने सामने इस्तादा पाकर उसके चेहरे पर जलजले के आसार उभरे। जाहिर है किसी मुर्दे को यूं जिंदा हालत में सामने पाकर उसकी हालत बिगड़ना फितरी थी। मेरे चेहरे पर खेलती मुस्कुराहट ने भी उसके आसाब पर कोई खुशगवार असर मुरत्तब न किए। वो चंद सानियों तक बावलों की तरह मुंह खोले मुझे देखता रहा। बिलाखिर उसके हवास कुछ बहाल हुए और उसने जल्दी से जेब में हाथ डालकर पिस्तौल निकाला और अपनी दानिस्त में उसकी नाल में गोली चढ़ाकर मुझे निशाने पर ले लिया। साथ ही लगभग चीख कर बोला, हैंड्स अप। उसके हुक्म की तामील करने की बजाय मैंने मुस्कुराने पर इक्तिफा किया। मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए उसका मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, अबे धमकी किसे देता है? मुझे मारना तेरे बस में होता तो तेरी मटन बिरयानी खाकर ही न मर जाता। चला गोली, वो भी सीधी छाती पर। मेरी बात सुनकर वो बुरी तरह गड़बड़ा गया। वो शायद फैसला नहीं कर पा रहा था कि मेरी इस दावत का क्या जवाब दे। बिलाखिर उसने हकलाते हुए कहा, तुम कैसे बच गए? बिरयानी नहीं खाई तुमने? मैंने कहा, बिल्कुल खाई है, बहुत मजे की थी, बस तीखी कुछ ज्यादा थी। मुझे पता है तुमने जानबूझकर मिर्ची ज्यादा कर दी होगी ताकि जहर का जायका महसूस ना हो। बहुत खतरनाक जहर मिलाया है। कौन सा है? चंद लुकमों में ये सांड चटपट हो गया। उसने फटी फटी सी नजरों से मुझे देखा, बोला, फिर तुम कैसे बच गए? मैंने हंसते हुए पुरएतमाद लहजे में कहा, मेरी बात छोड़ो, कुछ परिजाद मेरे कब्जे में हैं। वो दिन रात मेरी रक्षा करते हैं और मेरा बाल भी बीका नहीं होने देते।
इसीलिए यशवंत को हलाक कर देने वाले तुम्हारे जहर ने मुझ पर जरा सा भी असर नहीं किया। मेरी तवक्को के मुताबिक मेरे अल्फाज ने उसके आसाब को झंझोड़ कर रख दिया। उसने हैरानी और तशवीश से भरपूर नजरों से मुझे देखा। मैंने उसकी हालत से लुत्फानंदोज होते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। कहा, अब तुम मेरे ही पिस्तौल से मुझ पर गोली चलाने का अपना शौक भी पूरा कर लो। मुझे पता है कि तुम पिस्तौल की लबलबी नहीं दबा सकोगे, और अगर दब भी गई तो पिस्तौल की नाल से गोली नहीं निकलेगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर शिशुपंज ने डेरा जमा लिया। तभी मैंने गंभीर लहजे में पूछा, मुझे पता है बाहर मौजूद मेरे दोनों साथी जहरीली बिरयानी खाकर मर चुके होंगे, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मेरी बात सुनकर उसने गुरूर भरे अंदाज में हाँ में गर्दन हिलाई। पिस्तौल के दस्ते पर उसकी गिरफ्त मजबूत थी और नाल का रुख भी ठीक मेरी छाती की तरफ था। मैंने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। तुमने मेरे साथी पुलिस अफसरों को कत्ल करके बहुत बड़ा जुल्म किया है ऋषभ। तुम बहुत ही दुष्ट और कायर व्यक्ति हो, परंतु तुम्हें इस शैतानी हरकत की सजा भुगतना पड़ेगी। वो मेरे लहजे की सख्ती भांप कर कुछ घबराया, मगर फिर फौरन ही काफी पुरएतमाद लहजे में बोला, झूठ मत बोलो। तुम्हारा तो मुझे पता नहीं है, परंतु ये तीनों खतरनाक लुटेरे हैं। इनका प्रमुख सुभाष तो इस फैक्ट्री के गोदाम में कई दिन छुप कर गुजार चुका है। मैं खाना देने जाता था तो रोज उससे मिलता था। बाहर एक कार में उसकी भी लाश पड़ी है। तुम्हारे पुलिस अफसर होने का तो मुझे शायद विश्वास आ भी जाता, परंतु इन दोनों को तो मैंने पहले ही पहचान लिया था कि ये पुलिस वाले हो ही नहीं सकते। मुझे विश्वास हो गया कि तुम तीनों लुटेरे और हथियारे हो और जरूर किसी खतरनाक इरादे से यहाँ आए हो। इसलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए तुम सबको जहर खिला दिया, परंतु भगवान जाने तुम कैसे जिंदा बच गए। मैंने कहा, तुम्हें बताया है ना कि परिजाद छुपकर मेरी हिफाजत करते हैं। तुम सुभाष से तो पहले भी मिल चुके थे। अच्छा ये बताओ कि यशवंत और योगेश को इतनी पक्की तरह कैसे पहचाना कि वो पुलिस वाले नहीं डाकू हैं? मेरी बात सुनकर वो बेसाख्ता हंसा। उसके लहजे में फख्र की झलक नुमाया थी। अलबत्ता उसने पिस्तौल का रुख मेरी तरफ से हटने नहीं दिया। बोला, मैं ज्यादा होशियार व्यक्ति नहीं हूँ नकली इंस्पेक्टर जी, परंतु भगवान ने आंखें दी हैं। क्या पुलिस वालों के हाथ पैरों के नाखून इतने बड़े हुए और टूटे फूटे हो सकते हैं? इन दोनों के लंबे उलझे बाल और बड़ी हुई शेव बता रही है कि इन्होंने भगवान जाने कब से नाई की शक्ल नहीं देखी। इनके पिस्तौलों की खराब हालत भी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, ठीक है, तुमने जता दिया है कि तुम मेरे अंदाजे से ज्यादा चलता पुर्जा इंसान हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ोगे और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मुझे इंतजार बिल्कुल पसंद नहीं। मुझ पर गोली चलाओ, वरना मैं तुमसे पिस्तौल छीनकर पूरा मैगजीन तुम पर खाली कर दूंगा। मेरे आखिरी जुमले में इतनी दरिंदगी थी कि वो दहल गया और उसने दांत भेंच कर लबलबी दबा दी। पिस्तौल का घोड़ा गोली की जरब लगाने वाली कल्त से टकराने से कमरे की खामोशी में एक खटाके की आवाज सुनाई दी। लेकिन जाहिर है पिस्तौल के चैम्बर में कोई गोली होती तो उसका बारूद चलने से धमाका होता। ये गैर मुतवक्के सूरत हाल देखकर ऋषभ सटपटा गया। उसने दोबारा लबलबी दबाई, मगर इस मर्तबा खटका भी सुनाई न दिया। अगली कोशिश का भी यही नतीजा निकला। मैंने कहा लगाया और उसकी बदहवासी का लुत्फ लेते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते। अब विश्वास आया। अब मैं ये पिस्तौल छीन कर तुम पर गोली चलाऊंगा, तुम देखना। मेरी बात पूरी होने से पहले ही ऋषभ पिस्तौल जेब में डालते हुए दस्तरखान की तरफ झपटा। वहां पड़ा दिखाई देने वाला खंजर शायद उसी ने फेंका होगा। इससे पहले कि वो उस तेज धार हथियार को अपने कब्जे में लेकर मुझ पर हमलावर होता, यशवंत का पिस्तौल अंदरूनी जेब से निकलकर मेरे दाएं हाथ में पहुंच चुका था। ऋषभ खंजर उठाकर जुनून के से आलम में मेरी तरफ पलटा, लेकिन मेरे हाथ में पिस्तौल देखा तो ठिठक कर रुक गया। मैंने नाल का रुख उसकी छाती की तरफ रखते हुए सर्द लहजे में कहा, लगता है तुमको अपनी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है। बार बार ऐसी हरकत करते हो कि मेरे खून में उबाल आ जाए। ये खंजर और मेरा पिस्तौल उधर मसहरी पर फेंक दो, वरना मैं गोली चलाने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। मुझे पता है तुम्हारे कब्जे में जहर और गोली से बचाने वाले कोई परिजाद नहीं है। मेरी बात सुनते ही वो अपनी जगह साकित हो गया। उसके चेहरे पर मुर्दनी छा चुकी थी। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद उसने ढीले ढाले हाथों से मेरी हिदायत पर अमल किया। उसने जैसे ही दोनों हथियार बिस्तर पर डाले, मैंने पिस्तौल की नाल से उसे पीछे हटने का इशारा किया। कहा, अब अपने दोनों हाथ गुद्दी के पीछे बांध लो और धरती पर चौकड़ी मारकर दीवार की तरफ मुंह फेर कर बैठ जाओ। अब कोई चालाकी दिखाई तो। उसने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और मेरी हिदायत के ऐन मुताबिक फर्श पर बैठ गया। मैं पिस्तौल का रुख उसकी तरफ रखते हुए बेआवाज कदमों से मसहरी की तरफ बढ़ा और फिर यशवंत का पिस्तौल बिस्तर पर रखकर अपना पिस्तौल उठा लिया। इस दौरान में मेरी नजरें ऋषभ पर जमी हुई थी। मुझे मैगजीन लोड करके पिस्तौल कॉक करने में 2-3 लम्हे ही लगे होंगे। खटपट की आवाज से वो चौंका और अचानक लगभग रो देने वाली आवाज में चीखा,
ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो, मुझे गोली न मारो, मेरा सारा धन दे लो, परंतु मुझे जीवित रहने दो। मैं बताता हूँ कि मैंने अपनी जमा पूंजी कहाँ छुपा रखी है। वो इस बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे उस पर हंसी आ गई। मैंने यशवंत का पिस्तौल सेफ्टी लॉक लगाकर अंदरूनी जेब में रखते हुए कहा, चिंता न करो, तुम्हारे परलोक सुधारने में अभी कुछ समय बाकी है। बल्कि अगर तुम कोई मक्कारी दिखाए बगैर मेरा हुक्म मानते जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्शी भी कर सकता हूँ। अब तुम मेरी तरफ मुंह कर लो। उसने खासे डरे डरे अंदाज में अपना रुख बदला, फिर उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखते हुए बोला, क्या तुम सच कह रहे हो बाबू? तुम मुझे गोली नहीं मारोगे? मैंने कहा, हाँ, मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, न तुम्हारी छाती में तुम्हारा ही खंजर उतारूंगा। शर्त वही पहले वाली है कि तुम मजीद कोई मक्कारी दिखाए बगैर मेरा साथ दो और मेरी हर बात मानो। उसने मरे मरे लहजे में कहा, मैं वचन देता हूँ कि तुम जो आदेश दोगे मैं किसी छल कपट के बगैर उसका पालन करूंगा। बस तुम मेरा जीवन मुझे दान कर दो। मैंने अपने लहजे में नरमी लाते हुए कहा, मेरी बात गौर से सुनो मिस्टर ऋषभ, और जी चाहे तो तुम उस पर पूरा विश्वास भी कर सकते हो। मैं यहाँ अपना एक मकसद पूरा करने आया हूँ और सुभाष को उसके दोनों साथियों समेत सिर्फ अपना काम आसान बनाने के लिए साथ लाया था, और मुझे उनसे जितना फायदा उठाना था वो मैं पहले ही उठा चुका हूँ। इसलिए अब इन तीनों के मरने का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ जैसे कि तुम पहले ही पहचान चुके हो, वो तीनों खतरनाक लुटेरे थे जिन्होंने सैकड़ों लोगों की हत्या की होगी और अनगिनत घरों को बर्बाद किया होगा। इसलिए उनकी मौत से मुझे कोई दुख नहीं हुआ। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? उसने जवाब में जल्दी जल्दी हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा, तो फिर ये भी समझ लो कि इनको कत्ल करने पर मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है, ना ही मैं तुमसे कोई इंतकाम लेने का इरादा रखता हूँ। ऐसे मुजरिमों का कभी न कभी आखिरकार यही अंजाम होता है। मेरे अल्फाज सुनकर ऋषभ के चेहरे पर इत्मीनान की चमक लौटने लगी। उसने दबे दबे जोश के साथ कहा, तुम सच कह रहे हो? मैंने गंभीर लहजे में कहा, हाँ, और तुम्हारी खुशकिस्मती ये है कि मैं तुमको जान से मारना भी चाहूँ तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरी वर्दी इसकी इजाजत नहीं देती। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक ऋषभ बुरी तरह चौंका। उसने फटी फटी नजरों से मुझे देखा, बोला, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मैंने कहा, मेरा मतलब ये है कि मैं वाकई पुलिस के स्पेशल एक्शन ग्रुप का इंस्पेक्टर गुरधारी लाल हूँ, और मुझे सचमुच शेखर और उसके सरपरस्त सेठ विनायक को रंगे हाथों पकड़ने के मिशन पर भेजा गया है। सुभाष को मैंने एक डाके की वारदात पर ब्लैकमेल करके अपने साथ मिलाया था और उन्हें तुम्हारे पास से बरामद होने वाली दौलत में हिस्सा देने का लालच भी दिया था। इतना कहकर मैंने ऋषभ की दिमागी कैफियत भांपने के लिए गौर से उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लिया। उसने साबित कर दिया था कि वो काठ का उल्लू नहीं है। कभी इम्कान था कि वो मेरे इस झांसे में न आता, ताहम मैं कोशिश के बावजूद बेयकीनी की कोई झलक खोजने में नाकाम रहा। बल्कि उसने जोश और मुसर्रत के मिले जुले जज्बात के साथ कहा, मेरा भी कुछ ऐसा ही अनुमान था। आप तो वाकई पुलिस अफसर लगते हैं। मैंने उसे घेरने का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए फौरन गुफ्तगू की बागडोर एक बार फिर अपने हाथ में लेते हुए कहा, धन्यवाद। तो फिर भैया ऋषभ, ये अच्छी तरह समझ लो कि अगर तुम सीधे सीधे मेरे इशारे पर चलते रहो तो मुझे तुम्हें कत्ल करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर तुमने अब कोई दाव खेला तो मैं तुम्हें ठिकाने लगाने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा। मेरी कड़ी नजरों के जवाब में उसने फौरन कानों को हाथ लगाया। बोला, मैं अपनी स्वर्गवासी माता की सौगंध खाता हूँ कि तुम। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात का यकीन आ गया। अब ये चिंता भी अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हारी जमा पूंजी छीन कर ले जाऊंगा। ये राज की बात मुझे सुभाष ने बताई थी, क्योंकि वो तुम्हारा धन हथियाने के चक्कर में था। मगर अब वो मर चुका है और मुझे तुम्हारा माल कब्जे में लेने से कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ। हाँ, अगर ऊपर से मुझे हुक्म मिला होता तो मैं मजबूर होता। ऋषभ ने जल्दी से हाथ जोड़कर कहा, मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा गुरधारी लाल जी। अब बताएं मेरे लिए क्या आदेश है। मेरा इंतजार खत्म होने में अभी कुछ देर बाकी थी, लिहाजा मैंने ऋषभ को ज़हनी तौर पर मजीद ज़ेर करने के लिए कहा, अगर ये सब बताने के बावजूद तुम्हें जरा भी शक हो कि मैं तुम्हारे माल पर नजर रखता हूँ तो ये समझ लो कि मेरी नीयत खराब होती तो मैं यहाँ से जाते जाते चुपचाप तुम्हारी सोने की टिक्कियों से भरी 1.25 सेर वजनी पोटली अपने साथ ले जाता और तुम्हें कानों कान खबर न होती, और तुम कहीं जाकर शिकायत तो वैसे भी नहीं लगा सकते थे। मैंने उसका चेहरा यकलख्त सफेद पड़ते देखा। वो आखिरी हद तक खुली साकित आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसकी हालत से लुत्फानंदोज होते हुए कहा, इतना हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम खुफिया पुलिस में जाते हैं तो हमें किसी मकाम पर पोशीदा की गई चीजें ढूंढने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है।
और वो ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हम इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि किसी भी जगह इधर उधर टामकटो या मारने की बजाय सिर्फ गौर से जायजा लेने के बाद भांप लेते हैं कि हमारी मतलूबा चीज कहाँ छुपाई गई होगी। मैंने इस कमरे में पहुंचने के बाद सिर्फ 2 मिनट में अंदाजा लगा लिया था कि तुमने अपना खजाना कहाँ छुपाया होगा, और तुम जब यशवंत के साथ रसोई घर में उसकी नजरों के सामने बिरयानी में जहर मिलाने में मसरूफ थे तो मैंने सिर्फ चंद मिनट की कोशिश से अपने अंदाजे की तस्दीक कर ली थी। मैंने अपनी बात मुकम्मल करके एक बार फिर ऋषभ के तासुरात का जायजा लिया। उसके चेहरे पर बदस्तूर हवाइयां उड़ते देखकर मैंने कहा, अरे यार, ये सब सुनकर तुम्हारी तो सुट्टी गुम हो गई। डरो नहीं, मैंने अपने अंदाजे की दुरुस्तगी जांचने के बाद सोने की सब टिक्कियां वापस पोटली में रख दी थी और वो पोटली वापस उसकी जगह पहुंचाकर ढक्कन लगा दिया था। तुम्हारा खजाना अब भी सामने रखे बुश कंपनी के उसी रेडियो में मौजूद है। यकीन न आए तो अभी खोल कर देख लो। ऋषभ के चेहरे पर बदस्तूर गुमगू की कैफियत का गलबा देखकर मैंने कहा, यार शर्माओ नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अपना माल चेक कर लो, बहुत भारी मालियत के धन का मामला है। कदरे हिचकिचाहट के बाद वो उठा और रेडियो उठाकर मसहरी पर ले आया। मैंने इस दौरान में उससे महफूज फासला बरकरार रखा और मेरा पिस्तौल भी गोली चलाने के लिए तैयार था। अपनी तरफ से उसे ज़हनी तौर पर मगलूब कर लेने के इत्मीनान के बावजूद ऋषभ की गुज़श्ता हरकत की वजह से उसकी तरफ से बेफिक्र होने का सोच भी नहीं सकता था। वो कोई मौका मिलते ही मुझे सुभाष और उसके साथियों वाले अंजाम से दो चार कर सकता था, जबकि मुझे बखूबी अंदाजा था कि इस मकसद के लिए 15-20 शेर का वो रेडियो मोहलक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऋषभ ने अपना इस्तिराब छुपाते हुए उस जहाजी साइज रेडियो का अकबी हिस्सा खोला। अंदर नजर डालते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने हाथ बढ़ाकर जल्दी से खाकी कपड़े की थैली बाहर निकाली। कमरे में खन खन की आवाज फैली। उसके साथ ही ऋषभ के चेहरे पर भी तलाई रंग झलका। उसने थैली का मुंह खोलकर अंदर नजर डाली और फिर उसे लपेटकर दोबारा उसकी साबिका जगह रखकर रेडियो को बंद कर दिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान छम छम बरस रहा था। रेडियो को उसकी साबिका जगह सजाने के बाद उसने जज्बाती लहजे में कहा, मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा सरकार। ऐसा भला व्यक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब बताओ मुझे क्या करना है। मैंने कहा, अभी तो कुछ नहीं करना। बैठकर मेरे साथ शेखर के फोन का इस्तेमाल करो कि सेठ विनायक उसके पास पहुंच गया है। फिर तुम अपना पकाया हुआ खाना लेकर वहां जाना। मैं छुपकर तुम्हारे साथ चलूंगा और फिर पीछे पीछे अंदर चला जाऊंगा और किसी कोने में छुप जाऊंगा। तुम खाना देकर वापस आ जाना। उसके बाद मैं जानूं और वो जाने, तुम्हारा इस सारे बखेड़े से कोई संबंध नहीं रहेगा। उसने खासे मसरूर लहजे में कहा, एकदम ठीक है। मेरे विचार से सेठ विनायक बस पहुंचने ही वाला होगा। शहर से यहाँ तक का रास्ता इतना भी ज्यादा नहीं है। आपकी आज्ञा हो तो मैं भोजन देख लूं। अब तक तो ठीक से पक गया होगा। मैंने कहा, हाँ जरूर, मैं भी साथ चलता हूँ। मजे मजे की बातें करने में वक्त अच्छा गुजर जाएगा। मेरी बात सुनकर महज एक सानिये के लिए उसकी पेशानी पर नागवारी की लकीर उभरी, मगर उसने फौरन ही खुद को संभाल लिया और खुशगवार लहजे में बोला, हाँ सरकार, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। चलो मेरे साथ। मुझे विश्वास है बहुत स्वादिष्ट चिकन बना है। मन करे तो चख भी लेना। मैंने कहा, ये तो खाने को देखकर पता चलेगा। मेरा पेट भरा हुआ है, मगर अच्छा खाना खुद एक बार फिर भूख जगा सकता है। मैं उसके पीछे पीछे अच्छे खासे कुशादा बावर्ची खाने में पहुंच गया। मैंने ऋषभ से बदस्तूर महफूज फासला बरकरार रखा हुआ था। पिस्तौल अब भी मेरे हाथ में था और उसकी नाल का रुख भी ऋषभ की जानिब था। उसने एक बड़े से बर्तन में झांक कर देखा और फिर मुतमईन लहजे में कहा, चिकन बिल्कुल रेडी है, चावल भी उबले रखे हैं, बस दम लगाने की देर है। यकयक उसने मेरे पिस्तौल की तरफ देखकर कदरे शिकायती लहजे में कहा, तुमको अभी तक मेरा विश्वास नहीं हुआ गुरधारी लाल जी? अब तो हमारे बीच सारा मामला सुलझ गया है। तुम मेरा धन लूटने का इरादा नहीं रखते तो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, और तुम तो पुलिस वाले हो, मैं तुम पर कैसे हाथ उठा सकता। मैंने कहा, मुझे ये सब पता है, मगर मैं जो एहतियाती कदम उठा रहा हूँ ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। तुम बुरा न मानो और मेरे पिस्तौल पर ध्यान दिए बगैर अपना काम करो। खुदा जाने वो मेरी तावील से कितना कायल हुआ था। बहरहाल वो भुने हुए सालम मुर्ग को एक तबाक में निकालकर उसके गिर्द सब्जियां सजाने लगा और फिर उस पर लीमू नचोड़ने लगा। उसने मुझे मुर्ग चखने की दावत दी, लेकिन मैंने माजरत कर ली। ऋषभ ने मुर्ग को खूबसूरती से सजाकर तैयार करने के बाद तबाक को एक गोल ढक्कन से ढांप दिया। अचानक मैंने उसे मुखातिब करके कहा, अच्छा अब ये बताओ कि वो जानलेवा जहर कहाँ है जो तुमने मटन बिरयानी में मिलाया था? दिखाओ तो सही। कदरे हिचकिचाहट के बाद उसने अपने सर के ऊपर मौजूद एक छोटी सी अलमारी खोली और एक दरमियानी साइज की शीशी निकालकर चूल्हे के पास रख दी।
मैंने गौर से देखा, उस शीशी के मुंह पर कॉक की डांट लगी हुई थी और उस पर कोई लेबल चिपका हुआ नहीं था। वो किसी बेरंग स्याल से निस्फ से ज्यादा भरी हुई थी। मैंने ऋषभ को मुखातिब करके मानी खेज लहजे में कहा, तो ये है वो खतरनाक जहर जिसने 2-3 मिनट में 3 मुश्तंडों की जान ले ली है। लेकिन ये घातक सरल यहाँ रसोई में क्या कर रहा है मिस्टर ऋषभ? उसने बिला झिझक कहा, ये चूहे मारने वाला बहुत ही विनाशकारी जहर है। फैक्ट्री में बड़े बड़े चूहों की भरमार है जो कभी कभार रात को यहाँ भी आ जाते हैं और सारी सामग्री का सत्यानाश कर देते हैं। मुझे उनसे पीछा छुड़ाने के लिए बार बार आटे में जहर मिलाकर गोलियां बनाना पड़ती हैं। मैंने कहा, फिर तो ये मेरे काम की चीज है, इसे किसी कागज में लपेटकर मुझे दे दो, तुम अपने लिए और ले आना। उसने मेरी हिदायत पर अमल करते हुए कहा, जैसा तुम कहो इंस्पेक्टर जी। वैसे मैं तो डर ही गया था कि कहीं तुम इस चिकन पर ये जहर छिड़कने का आदेश न दे डालो। मैंने उसके हाथ से जहर की शीशी वाला पैकेट लेकर अंदरूनी जेब में रखा और हंसते हुए कहा, अरे नहीं यार, उन दोनों को मुझे जिंदा हालत में गिरफ्तार करना है। उन्हें मारना होता तो पूरी पलटन के साथ हमला करता और पुलिस इनकाउंटर करके छलनी कर देता। मैंने ठहर कर उसे देखा और पूछा, अब ये भी बता दो कि किसी इंसान की जान लेने के लिए कितना जहर काफी है? मेरा मतलब है, तुमने मटन बिरयानी पर कितना जहर छिड़का था? मैंने हंसते हुए सवाल किया था, लेकिन मैंने देखा कि उसका चेहरा चंद लम्हों के लिए बेरंग हो गया है। उसने जवाब देने में भी कुछ वक्त लिया। बोला, बस चम्मच भर मात्रा में। मेरा अनुमान है कि इसकी 2-4 बूंदें ही किसी हट्टे कट्टे व्यक्ति को मार गिराने के लिए काफी हैं। मैंने झूठ मूठ के खौफ और हैरानी के साथ पूछा, अच्छा इतना खतरनाक जहर है ये ऋषभ जी? और क्या तुमने ये जहर यशवंत की नजरों के सामने पकती हुई बिरयानी में मिलाया था? ऋषभ ने अस्बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, पकते हुए नहीं, बिल्कुल तैयार बिरयानी में। मैंने कहा था कि बस क्योड़ा डालना है, उसके बाद बिरयानी खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। उसने जोर से सर हिलाकर मुझे अनुमति दी थी। मैंने उसके सामने ये बोतल उतार कर 20-25 बूंदे टपकाई थी और फिर डांट लगाकर बोतल वापस रख दी थी। मैंने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, एकदम बेवकूफ निकला साला, उसका यही अंजाम होना चाहिए था। शेखर का फोन किसी भी वक्त आ सकता था, इसलिए हम दोनों वापस कमरे में आ गए।